गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। एक संघात्मक राज्य में स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका का होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। जिसे गार्नर कहते हैं कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी राज्य बिना विधानमंडल के रह सकता है, यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन ऐसे किसी सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं हो। संघात्मक शासन में यद्यपि संघ राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है, परंतु फिर भी कई प्रश्नों पर मतभेद की संभावना रहती है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय हो और वह न्यायालय संघ शासन की रक्षा कर सके। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के रक्षक और अभिकर्ता के रूप में कार्य किया जाता है। यह संसद द्वारा निर्मित विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अपनी शक्ति द्वारा संविधान की प्रभुता और सर्वोच्च न्यायालय की रक्षा एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा इसके द्वारा की जाती है। सीतलवाड़ का कहना है, संविधान के अंतिम व्याख्याता के रूप में चाहे मौलिक अधिकारों का क्षेत्र हो अथवा संघ और राज्य के बीच उठने वाले प्रश्न एवं देश के समस्त कानूनों और प्रथाओं पर आधारित नियमों का क्षेत्र हो, राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक उन्नति के यंत्र स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय के प्रभाव पर बल देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी सर्वोच्च न्यायालय संघ राज्य संबंधों को या संघ राज्य के बीच उठने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में समाधान करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और इस रूप में हम सर्वोच्च न्यायालय को एक सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में मान्यता देते हैं। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था है, यानी कि यहाँ सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च स्थान रखता है और उसके अधीन बाकी राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। मूल संविधान के अनुसार यह व्यवस्था थी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन संविधान में संशोधन करके यह इस संख्या को प्रमुख रूप से बढ़ा दिया गया है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 124 में ये व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानेगा और नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। यानी जो मनोनयन होता है वह वरिष्ठता के आधार पर हो। न्यायाधीशों की योग्यता के लिए यह निर्धारित किया गया है कि वे भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार या कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो या विधिवेत्ता हो। सेवानिवृत्ति के लिए 65 वर्ष की उम्र तक वह सेवारत रह सकता है। अगर वह पद छोड़ना चाहे तो वह स्वयं त्याग पत्र दे सकता है और उसे महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। यह महाभियोग संसद के द्वारा लाया जा सकता है। अभी तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग से हटाया नहीं गया है। वेतन भत्ते और सेवा शर्तें। अनुच्छेद 125 के अनुसार इसके वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वेतन संचित निधि में से दिया जाता है। उन्मुक्तियों के संबंध में माना गया है कि न्यायाधीशों के कार्य की आलोचना संसद में नहीं हो सकती। न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। संविधान की मान्यता संघ और इकाइयों में शक्ति विभाजन और सर्वोच्च तथा स्वतंत्र न्यायपालिका ने हमारी संघीय व्यवस्था की
मुख्य विशेषता है। सर्वोच्च न्यायालय देखता है कि सभी अंगों द्वारा कार्य ठीक से हो रहा है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। और न्यायपालिका की जो शक्ति है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो उसकी शक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहली है संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय। इस रूप में इस न्यायालय के पास वे समस्त अधिकार हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पास होने चाहिए तथा इस संबंध में उसे प्रारंभिक और एकाकी न्यायालय के अधिकार प्राप्त हैं। जैसे कि अगर कोई भी मामला भारत संघ व किसी एक या अधिक राज्यों का विवाद हो तो वह इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। 2 या 2 से अधिक राज्यों में अगर विवाद हो वह भी इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार माना जाता है। इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ही सेकंड है मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में, यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार है और इसके माध्यम से वह बंदी प्रत्यक्षीकरण उत्प्रेषण इसके माध्यम से वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सेकंड है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम अलग अलग बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। पहला है संवैधानिक। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह साबित कर दे कि इस विषय में कोई संवैधानिक प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी कि उच्च न्यायालय जजमेंट देते समय अगर ये कह देता है कि इसमें कोई संवैधानिक प्रश्न निहित है तो ऐसी स्थिति में फिर अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। सेकंड है दीवानी। इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था थी उसे 1972 में संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन करके परिवर्तित कर दिया गया है और इसके अंतर्गत ये माना गया है कि विवाद की राशि यदि 20,000 से ऊपर हो तो यह व्यवस्था की गई है कि न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 30वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अब यह व्यवस्था की गई है कि धन राशि पर सीमा हटा दी गई है और यदि उच्च न्यायालय ये कह दे कि इसमें कानून से संबंधित कोई सारपूर्ण तत्व है तो फिर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी कि पहले राशि का निर्धारण था लेकिन अब अगर सर्वोच्च न्यायालय कह देता है उच्च न्यायालय कह देता है कि इसमें कोई सारभूत तत्व निहित है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तीसरा है फौजदारी। इस संबंध में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर उसे मृत्यु दंड दे दिया हो, यानी अधीनस्थ न्यायालय में तो उसे मृत्युदंड न मिला हो और उच्च न्यायालय अगर मृत्युदंड दे देता है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दूसरा है उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगवाकर मृत्युदंड दे दिया हो। तीसरा है यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के योग्य है तो फिर अपील की जा सकती है। यानी अगर उच्च न्यायालय कह देता है कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा दिया जाना चाहिए तो फिर उस विवाद का समाधान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। चौथा है विशिष्ट, यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार में जो चौथा है वह विशिष्ट क्षेत्राधिकार है जिसके अंतर्गत 132 से 134 में यह कहा गया है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जो उपर्युक्त ना तो दीवानी है ना फौजदारी है, इनमें नहीं आते और फिर भी सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक होता है। तो इस संबंध में यह माना गया है कि यदि न्यायालय पीड़ित पक्ष को अपील की विशेष आज्ञा दे देता है तो भी पीड़ित पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो इस तरह से अपीलीय क्षेत्राधिकार की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत ही अधिक विस्तृत है। सर्वोच्च न्यायालय का तीसरा क्षेत्राधिकार है परामर्शीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कार्यपालिका को यदि ऐसा लगता है कि इस मामले में कोई विधि प्रश्न निहित है
और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लिया जाना चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लिया जा सकता है। हालांकि कार्यपालिका के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श लिया जाता है, उस परामर्श को मानने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय से वह विधि के प्रश्न पर परामर्श ले सकती है। तो इस तरह से ये कुछ कार्य सर्वोच्च न्यायालय के हम देखते हैं। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी उस पर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का अनुचित दबाव या अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर कार्यपालिका का अनुचित दबाव या अनुचित हस्तक्षेप होता है तो न्यायपालिका निष्पक्ष रूप में कार्य नहीं कर पाती। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कुछ व्यवस्थाएं भारत में की गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है न्यायाधीशों का मनोनयन। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा योग्यता के आधार पर यह मनोनयन किया जाता है, यानी राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होते या निर्वाचक मंडल के निर्वाचन पर आश्रित नहीं होने के कारण वो स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है लंबी कार्यविधि और कार्यविधि की सुरक्षा। लंबी कार्यविधि है 65 वर्ष तक न्यायाधीश रहते हैं और उनको पद विमुक्त भी नहीं किया जा सकता, केवल महाभियोग के माध्यम से ही उन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है पर्याप्त वेतन और संसदीय नियंत्रण। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाता है जिससे कि वे भ्रष्टाचारी ना हों और उन पर अनुचित दबाव संसद का नहीं होता है। कार्यप्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने का अधिकार। इन्हें कार्यप्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने का अधिकार होता है और भारत सरकार के अधीन जो भी नियम इनके द्वारा बनाए जाते हैं वो सभी को मान्य होते हैं। उन्मुक्तियां हैं, सदन इनके कार्यों पर कोई दोषारोपण नहीं लगा सकती। अवकाश प्राप्त करने के बाद वकालत करने पर प्रतिबंध है, तो इससे भी न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। संसद न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है लेकिन घटा नहीं सकती, यानी संसद को यह अधिकार है कि वे इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, लेकिन इसके किसी भी कार्य क्षेत्र में कटौती करने का अधिकार संसद को नहीं होता है। तो इस तरह से निष्कर्षात्मक रूप में हम यह मानकर चलते हैं कि भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है, यानी न्यायपालिका पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का अनुचित नियंत्रण नहीं है, क्योंकि यदि न्यायपालिका पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का अनुचित दबाव होता है तो ऐसी स्थिति में जो न्यायपालिका है वह निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर कार्यपालिका व्यवस्थापिका का दबाव होगा तो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए हुए कानून को वह अवैधानिक घोषित नहीं कर पाएगी। व्यवस्थापिका पर अनुचित दबाव या व्यवस्थापिका अपने मनमानी कानूनों का निर्माण कर सकती है। तो इस तरह से भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को मान्यता दी गई है। धन्यवाद।